much. Mr. Chandrasekhar. अध्यक्ष जी, 50 वर्ष पहले हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी के पहले 250 वर्षों के बेबसी और गुलामी के दिन हमने देखे थे। जिस समय हम गुलाम थे, भारत गरीब देश नहीं था। कल अटल जी ने भी ये बात कही थी। दुनिया के धनी देशों में हमारी गणना थी, लेकिन हम गुलाम हो गए। और 250 वर्षों के बाद जब आज़ादी आई तो दुनिया के गरीब देशों में हमारी गणना होने लगी। हमें इतिहास के कुछ पन्ने उभाड़ करके देखने चाहिए। हमारे देश की पुरानी परंपरा है, ये गौरवमय इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक कटु सत्य हमारी नज़र से शायद ओझल हो रहा है। दुनिया में भारत अकेला देश है जहाँ पर किसी सेना ने हमला नहीं किया था, किसी राजसत्ता ने यहाँ कब्जा करने के लिए अपनी फौज नहीं भेजी थी। आज से 300-350 वर्ष पहले एक कंपनी आई थी यहाँ व्यापार करने के लिए। उस कंपनी ने अपने अफसरों को सेना का नायक बना दिया, हमारे ही देशवासियों को अपना सैनिक बना दिया और हम गुलाम हो गए। दुनिया के सारे इतिहास में दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। जब हमारे मित्र आज की परिस्थिति पर सोचते हैं तो भारत के गौरवमय इतिहास के साथ साथ इस भारत की बेबसी को, इस भारत की परेशानी को, इस भारत की एक बेबस कहानी को भी हमें याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस निष्प्राण देश को एक नई शक्ति दी। उस शक्ति को देने के लिए उन्होंने हमारे शाश्वत शक्ति के स्रोतों को ढूंढने का प्रयास किया। गांव-गांव में घूमे, गए लोगों के बीच में उनकी भावना को परखा और उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो कार्यक्रम हमारे सामने रखे, जो आदर्श हमारे सामने रखे, जो उद्देश्य हमारे सामने रखे, वो हमारी परंपरा पर आधारित थे। हर परंपरा में कुछ शुभ लक्षण होते हैं। हजारों वर्षों के इतिहास में हमें नहीं कहते कि उसमें विकृतियां नहीं आईं, उसमें रूढ़िवादिता नहीं आई, उसमें अंधविश्वास नहीं आया। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से दूर समाज की जो शाश्वत शक्ति है उसको परख करके अगर हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो देश की जनता उसमें सहयोग करने को तैयार हो जाती है। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में हम बेबस थे, लाचार थे। हमारे पास फौज पुलिस नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन निहत्थे देश को गांधी ने खड़ा कर दिया। गांधी कोई संत नहीं थे अध्यक्ष महोदय, गांधी एक योद्धा थे। गांधी एक देश को ऊंचा उठाने की मानसिकता रखने वाले सेना नायक थे। गांधी ने हमें अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, मानव मर्यादा के विरुद्ध किए गए कामों के विरुद्ध खड़े होने का एक शक्ति दी। ये एक नया दर्शन था दुनिया में राजनीति का। हम गांधी को जिस रूप में परखने की कोशिश करते हैं, क्षमा करेंगे अपने को गांधीवादी कहने वाले लोग, वो नहीं समझते। भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में एक परंपरा चली आ रही थी, अपने अच्छा बन जाओ, समाज अच्छा बन जाएगा। बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए, पैगंबर पैदा हुए। मैं इतिहास के उस पन्ने में नहीं जाऊंगा। उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की, लगा कि दुनिया अच्छी बन रही है, समाज सुधर रहा है। चाहे वो महात्मा बुद्ध हों, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे महावीर स्वामी हों, लगा दुनिया बदल रही है। लेकिन फिर वही घृणा, फिर वही द्वेष, फिर वही ईर्ष्या समाज के सामने आ गया। आदमी बदला, समाज नहीं बदला। दुनिया में एक दूसरा प्रयोग चला, जिस प्रयोग में हमारे बहुत से साथी सहभागी थे। हमारे जैसे नौजवान भी उससे बहुत प्रभावित थे। किसी तरह समाज को बदल दो, मनुष्य बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमने समाज को बदला। दुनिया के 1/3 हिस्से में 70 वर्ष तक एक प्रयोग चला, एक आशा बंधी और उसमें बहुत सी उपलब्धियां भी हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो इतिहास का एक भूला हुआ अंश है। उसमें मानवता ने अपने गौरव के लिए लड़ने का, संघर्ष करने का सबक सीखा। लेकिन उसमें भी विकृतियां आई। जो लोग साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में एक साथ थे, वही एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इसी समय महात्मा गांधी ने एक नया दर्शन दिया। अगर समाज को बदलना है तो अपने को बदलो, अपने को बदल करके ही तुम समाज के लोगों को बदल सकते हो। और गांधी जी ने कहा था कि अगर अपने को बदलना है तो पोथी का ज्ञान नहीं चाहिए, पीड़ा में तड़पते हुए लोगों के साथ
एकाकार करो, उनकी पीड़ा को समझने को प्रयास करो। गरीब की झोपड़ी में जाओ। रचनात्मक कार्यों की व्याख्या महात्मा गांधी ने इस रूप में की, एक सफाई करने वाले का काम अपने हाथों से करो, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा अपने पैरों पर खड़ा हो। याद रखिए, हमको और आपको याद रखना चाहिए कि हम जब धनी थे तो हमारे यहाँ बड़ी कंपनियां नहीं थी, हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ढाका का मलमल दुनिया में मशहूर था, बनारस का जरी का काम, मुरादाबाद के बर्तन, राजस्थान के छपाई के काम, हैदराबाद की मीनाकारी, हमारे आदिवासी गांवों की कलाकृतियां दुनिया में जाती थीं। उनके बल पर ये देश बना था। और महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा इन कुटीर उद्योगों को, इन ग्रामीण आर्टिजन्स को, इन कलाकारों को मदद देने का काम करो। ये ऐसा नहीं था कि अचानक उन्होंने कोई बात कह दी हो। हमारी परंपरा में जो कुछ शाश्वत सत्य था, जो कुछ शुभ था, उसको गांधी जी ने परखा था। अध्यक्ष महोदय, आज उन बातों को हम भूलते शायद जा रहे हैं। गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता का रोज जो नारा नहीं दिया था। गांधी ने कहा था एक अकेला देश भारत है, जहां हमने माना है सत्य तो एक है, भगवान एक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सदन के दरवाजे पर, सत्य एक है, ऋषि अनेक रास्तों से वहाँ पर पहुँचते हैं। गांधी ने कहा भगवान तक पहुँचने के लिए कोई कौन रास्ता अपनाए, इसके लिए हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ये महात्मा गांधी ने ही नहीं कहा, लेनिन ने भी कहा रिलीजन एज एन इंस्ट्रूमेंट of communion between man and God can be understood, but if it enters social and economic life, it becomes a dangerous thing. महात्मा गांधी ने कहा भगवान की पूजा में सबको आज़ादी है और इसलिए धर्मों के बीच में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। भारत ने हजारों वर्षों से कोई किसी धर्म का आया, उस सबको समान रूप से आदर दिया और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारत अकेला देश है जहां सारे धर्मों के लोग एक सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। मैं उसकी विवेचना में नहीं जाऊं। हर क्षेत्र में गांधी जी ने, और इसीलिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, वो सन्मति हम में है या नहीं, आज हमको अपने हृदय से ये बात सोचनी होगी। हम धर्म में विश्वास करें या ना करें, हमें भगवान में विश्वास हो या नहीं, लेकिन मानव मर्यादा में अगर हमें विश्वास है, मानव की भावनाओं में, जज्बातों में हमें विश्वास है, तो हम धर्म के नाम पर आपस में संघर्ष नहीं करते। हमारे जितने कार्यक्रम थे आज़ादी की लड़ाई के दिनों में, उन्होंने कहा गरीब की सेवा करो, आज़ादी का सूरज आएगा तो पहले गरीब की झोपड़ी पर चमकेगा। लेकिन कहाँ गए वो सपने, कहाँ गया वो आत्मविश्वास? और ये महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास जब पैदा किया, गरीब ने सोचा आज़ादी आएगी, 7 समुंदर पार जो हमारी दौलत लूट के ले जा रहा है अंग्रेज, वो हमारे घर में खुशहाली का एक नया संदेश लेकर के आएगी। लेकिन 50 वर्षों के बाद आज एक निराशा, एक मुर्दनी हमारे दिलों में दिखाई पड़ती है। अध्यक्ष महोदय क्षमा करेंगे अगर मैं एक कटु बात कहूँ। जब आपने कहा कि एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी है, तो हमें एक धक्का सा लगा। आपके द्वारा ये बात कहना, मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी आज़ादी को भूल गए। आज़ाद है हिंदुस्तान, आज़ाद है इस देश के लोगों की मानसिकता, गुलाम है हम लोगों की मानसिकता जो इस देश को बनाने के जिम्मेदार है। कौन आज़ादी के लिए उत्साहित नहीं है? 5% लोग, जो लोग 1.5% लोग इनकम टैक्स देने वाले, कुछ सरकारी कर्मचारी, कुछ संसद में बैठे हुए हम लोग, कुछ अपने को पढ़े लिखे कहने वाले लोग, इनके मन में शंका है। वो करोड़ों लोग जिनको महात्मा गांधी ने गांव के बिना पढ़े लिखे लोगों को आज़ादी के मैदान में उतार दिया था, अहिंसा के रास्ते से अंग्रेजी हुकूमत दुनिया में सूरज उसके राज में डूबता नहीं था, उसके सामने खड़ा कर दिया था गांधी ने। आज जनता वही है। याद रखिए, हमको और आपको याद रखना है, नेशंस आर नॉट बिल्ड बाय बैलेट एंड बुलेट, नेशंस आर बिल्ड बाय विल पावर ऑफ द पीपल। बंदूक की नली से नहीं, वोट से नहीं, देश बनता है लोगों की इच्छा शक्ति से। उस इच्छा शक्ति को जगाने का काम महात्मा गांधी ने किया था, इसीलिए हम आज़ाद हुए थे। आज वो इच्छा शक्ति मर रही है इसलिए नहीं कि देश के लोग बदल गए हैं। ये धरती वही है, गंगा जमुना का, नर्मदा का, रावी व्यास का, हमारी कावेरी का पानी वही है, हिमालय के उच्च शिखर वही हैं, हिंद महासागर और अरब सागर अपनी जगह पर है, वही मलयानिल बहता है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए ऐसा लगता है हम एक मरे हुए लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बेसहारा लोग।
और आज़ादी के बाद हमने जब संविधान बनाया तो उसमें हमने निर्देशक तत्वों में इन्हीं बातों को कहा। मैं इस संसद के सामने उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। 14 वर्ष का कोई लड़का और लड़की बिना पढ़ी लिखी नहीं रहेगी। मैं जब सुषमा जी को, गिरिजा जी को ये बात करते हुए सुनता हूँ, हमारी बुजुर्ग गीता जी बैठी हुई हैं, हमको 33% यहाँ पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमने कभी नहीं सुना कि इस देश की हर लड़की को, हर लड़के को और कम से कम बालिका को हमें शिक्षा देने का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हमारे संविधान के निर्देशक तत्व हैं। अगर बालिकाएं शिक्षा पा जाएं तो पॉपुलेशन के लिए जो रोना रोया जा रहा है शायद बहुत कुछ कम हो जाए। लेकिन हम इन मौलिक सवालों पर क्यों नहीं जाते? हम जज्बातों को उभारना चाहते हैं। आज राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे एक मित्र राजनीति को विडंबना कहते हैं, लेकिन विडंबना हमने पैदा की है। राजनीति भूख प्यास से जुटी हुई है, राजनीति अशिक्षा से जुटी हुई है, राजनीति बेरोजगारी से जुटी हुई है, राजनीति नारों से नहीं जुटी हुई है, राजनीति धर्म से नहीं जुटी हुई है, राजनीति जाति से नहीं जुटी हुई है, राजनीति उन सवालों से नहीं जुटी हुई है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा दुराग्रह या विकृति हमारी राजनीति की है कि राजनीति मानव समस्याओं से हट करके मानव जज्बातों पर आज खेलने का काम हम कर रहे हैं। इसको हमें बदलना, और यदि हम इसको नहीं बदलेंगे तो चाहे जो भी भाषण हम दें, जो भी कार्यक्रम बनाएं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जिस तरह से पिछले वर्षों में काम किया, थोड़े दिन मैं भी उसमें था, मैं उससे संतुष्ट नहीं। मैंने लगातार इसकी आलोचना की है, लेकिन जब कोई कहता है चारों ओर अंधेरा है, कुछ भी नहीं हुआ 50 वर्षों में, तो हमें लगता है कि वास्तविकता से हमारा कोई संबंध नहीं। दुनिया के अनेक देश हमारे साथ आज़ाद हुए थे, तीसरे विश्व के, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, सब ने जमहूरियत का चिराग जलाया, सब चिराग बुझ गए। हिंदुस्तान अकेला देश है जहां लोकशाही का चिराग आज भी टिमटिमा रहा है। क्या हम उन मान्यताओं को भूल जाएंगे? इसी संसद में बैठ करके उस समय के प्रधानमंत्री ने, उस समय के संसद सदस्यों ने जमहूरियत का चिराग जलाने का प्रयास किया था। इन संस्थाओं को एक महत्व दिया था, आदर दिया था। अटल जी 1957 में आए, मैं 1962 में आया था। मुझे याद है जब संसद में कोई सवाल उठ जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा प्रधानमंत्री उठ करके खड़ा होकर के कहता है, हमसे भूल हुई, मैं सदन से क्षमा चाहता। क्या आज का कोई प्रधानमंत्री ये कह सकता है? आज ये बातें क्या कही जा सकती हैं? जवाहरलाल जी की कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनी, हमारे प्रधानमंत्री की डॉक्ट्रिन बन गई। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी डॉक्ट्रिन है, उसका नतीजा आज सीमाओं पर दिखाई पड़ रहा है। मैं आलोचना के लिए नहीं कहता हूँ, शब्द हमारी जबान नहीं पकड़ते, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। खास तौर से दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंधों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, अखबारों में शोहरत पाने के लिए अगर हम चर्चा करने का काम करेंगे तो कहीं न कहीं उलझन में हम फंस जाएंगे। मैं इन बातों को केवल इसलिए कह रहा हूँ कि आज भूल किसी एक स्तर पर नहीं है, भूल अनेक स्तर पर है। अध्यक्ष महोदय, आज क्या हम गरीबी के बारे में सोचते हैं? इस संसद में पिछले वर्षों में कितने बार गरीबी की चर्चा हुई, कितने बार ये चर्चा हुई? गीता जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आपने पुराने दिनों को देखा है कि हमारे देश में एक दो नहीं लाखों माताएं बहनें ऐसी हैं जो भरपेट खाना न पाने की वजह से अपंग बच्चों को जन्म देती हैं। 6 वर्ष की उम्र में हमारे कितने लड़के और लड़कियां अंधी हो जाती हैं। हमारे देश में कितने अपढ़ लोग हैं, उनकी बात मैं नहीं कर सकता। क्या इन सवालों पर हम चर्चा नहीं करेंगे? हम दुनिया से विदेशियों को बुला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ये हमारे करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे? बड़ी उपलब्धियों की चर्चा होती है। मैं कहता हूँ उपलब्धियाँ हुई। 1947 में हम अकाल के कगार पर थे, दुनिया कहती थी हम भूख से मर जाएंगे, लेकिन हमारे किसानों ने मेहनत की, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने काम किया, हम अनाज के मामले में आगे बढ़े। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अपनी पीठ ठोंकना बड़ी बात है। दुनिया के 11 देशों में हम हैं जहां सबसे कम अनाज फी आदमी खर्च होता है, 200 किलो अनाज। हम कहते हैं हम अनाज में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी एक संस्था ने यहाँ पर एक सेमिनार किया था, सबको अनाज देने की बात।
उसमें मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा। लेकिन अनाज में हम आगे बढ़े। पंजाब में, हरियाणा में, दूसरे जगहों में बंगाल के लोगों ने बड़ा काम किया। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में हमारा विकास हुआ और औद्योगिक क्षेत्र में विकास सर्वांगीण हुआ। आज हमारे वित्त मंत्री जी नहीं हैं। मैंने एक बार, दूसरे वित्त मंत्री थे, आज वो नहीं हैं वित्त मंत्री। मैंने कहा मैं सब बात स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये बात स्वीकार नहीं कर पाता मन से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सारे लोगों की बुद्धि से बड़ी बुद्धि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी की हो गई। ये बात मैं समझने में असमर्थ। एक रास्ता हमने अपनाया था, कोई किसी हठवादिता के कारण नहीं। आज पब्लिक सेक्टर की, सार्वजनिक उद्योगों की आलोचना होती है। सोमनाथ जी, आपको दिन याद होंगे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे अमेरिका में कहने के लिए कि हमको एक स्टील प्लांट लगाना है। उस समय के प्रेसिडेंट ने कहा था, क्यों लगाना है स्टील प्लांट? आप हमारे यहाँ से स्टील ले जाओ, सस्ते दाम पर देंगे, बड़ी पूंजी लगेगी, पैसा लगेगा, क्यों इसको व्यर्थ खर्च करोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या जवाब दिया था? ए कंट्री ऑफ इंडिया साइज कैन नॉट डिपेंड अपॉन फॉरेन सोर्सेज फॉर कैपिटल गुड्स। ये था। आज हमसे कहा जाता है सस्ते दामों पर आ रहा है स्टील। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन व्यवस्था थी। हमारे देश का कोई पूंजीपति स्टील में जाने को तैयार नहीं था। टाटा के एक लोग थे, पावर जनरेशन के लिए कोई जाने को तैयार नहीं। ये सब काम इसलिए किए गए कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना था। वो सेल्फ सफिशिएंसी का नारा, अपने पैरों पर खड़ा होने का नारा जो महात्मा गांधी ने दिया। आज कांग्रेस के हमारे मित्र जवाहरलाल जी का नाम लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ उदारीकरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि गिरिजा जी को अब दूसरी लाइन भी कुछ दिखाई पड़ रही है। मुझे यार ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोग समझेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक एक बात को कहूँ, जो जो काम हुए वो सब काम आज भुलाए जा रहे हैं। आज इन सवालों को फिर से सोचने की जरूरत है। दुनिया बड़ी निर्दय दुनिया है अध्यक्ष महोदय। उस देश की कोई मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद करने को तैयार नहीं होता। किन से हम मदद की उपेक्षा कर रहे हैं? जो अपने हथियार बेचने के लिए गरीब देशों को आपस में लड़ाते हैं, खूरेजी कराते हैं, उनके जरिए हम इस देश का विकास करना चाहते हैं। मैंने अमेरिका के एक बड़े राजनेता को कहा था, उन्होंने पूछा आप हमारी नीतियों के क्यों खिलाफ हैं? मैंने कहा मैं एक ही बार जिंदगी में अध्यक्ष महोदय अमेरिका गया हूँ। मैंने कहा मैं 2 दिन न्यूयॉर्क में रहा। हर चौराहे पर काले लोगों को भीख का कटोरा लिए हुए मैंने देखा है। तुम 1.5 करोड़ लोगों को मर्यादा की जिंदगी नहीं दे सके तो हमारे 40 करोड़ गरीबों को मर्यादा की जिंदगी कैसे दे दोगे? ये हमारी सरकार के लोग समझ सकते हैं। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, और एक इंसान जो अनुभव से सीखता है उसके कारण मैं इसका विरोधी हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज इन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। ये गरीबी का सवाल, ये भूख का सवाल, ये प्यासे पानी का सवाल। मुझे याद है 1983 में मैं जब पदयात्रा करके लौटा तो मैंने दिल्ली में एक बयान दिया कि पानी की समस्या सबसे जटिल समस्या है, खेत की सिंचाई के लिए नहीं, पीने की पानी की समस्या। किसी अखबार ने एडिटोरियल लिखा, चंद्रशेखर जी 6 महीना पैदल चले, केवल उनको प्यासे लोग दिखाई पड़े, पानी की समस्या ही उनके सामने है। क्या अध्यक्ष महोदय आज सही नहीं है? हमारे देश की एक भी राजधानी ऐसी नहीं है राज्यों की, दिल्ली को लेकर के, जहां पानी की समस्या आज जटिल रूप में है। हम लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते। कुपोषण से कितने लोग परेशान मर रहे हैं। कहा जाता है भूख से नहीं मरे, वो तो डायरिया से मर गए। भूख कोई गोली नहीं है कि मार देती है, भूख से आदमी धीरे धीरे तिल तिल करके मरता है। कालाहांडी के भक्त चरण दास इस सदन में रोज रोते रहते हैं। यही परिभाषा सरकार नहीं कर पाई कि वो भूख से मर गए या डायरिया से मर गए। आज इन सवालों पर हमें और आपको सोचना होगा अध्यक्ष। और यदि कोई कार्यक्रम बनाना है, अटल जी ने एक प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव को कहिए कि जो लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। हर व्यक्ति को कम से कम उतना पोषण के लिए अनाज या फल मिले जिससे वो स्वस्थ रह सके, हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले, हर बच्चे की शिक्षा का इंतजाम हो,
जो निरक्षर रह गए 20 वर्षों के बाद जो इतिहास में कदम रखेंगे, अगर वो निरक्षर रहेंगे तो दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं होगी। कोई बीमार पड़े, एड़िया रगड़ रगड़ करके मरने को मजबूर न हो। ये अगर 3-4 काम हम कर दें तो दूसरा एक ही काम रह जाएगा। वो स्वस्थ नागरिक बन जाए तो जाति और धर्म के नाम पर उसमें कोई अंतर न किया जाए। सबको मर्यादा की जिंदगी जीने का अधिकार हो। यही मान्यता थी आज़ादी की, यही बुनियादी आदर्श थे हमारी आज़ादी की। लेकिन आज इन सवालों पर हमारी चर्चा नहीं होती। कल भी जब भाषण हुए, हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे नहीं हैं। हमें लगा नहीं कि ये रोज वाला सदन है कि आज कुछ बदला हुआ सदन। वही बातें, वही धर्मनिरपेक्षता, वही सब बात। धर्मनिरपेक्षता का नारा भी कुछ जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है। एक धर्म के बारे में इतनी चिंता और दूसरे धर्म के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं। अगर निर्मल जी, लेनिन का शब्द याद है, धर्म को दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ये नहीं होगा कि अगर कोई कट्टरबाजिता हिंदू धर्म के नाम पर करता है तो गलत है, और अगर कोई मुसलमान धर्म के नाम पर कट्टरबाजिता करता है तो सही है। नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ अल्पमत की एक समस्या होती है, माइनॉरिटीज की एक साइकोलॉजी होती है, उसको समझना चाहिए। सारी दुनिया में अल्पमत के लोग अपनी बात कड़वे ढंग से कहते हैं, उसमें हमारे मन में सहनशीलता होनी चाहिए। और इसीलिए केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया के लोगों ने कहा है कि अल्पमत के लोगों की बातों पर विचार करते समय हमें ममत्व के साथ, सहानुभूति के साथ, सहनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। लेकिन माइनॉरिटीज का सवाल होना चाहिए उनके सामाजिक आर्थिक अधिकारों के लिए। ये नहीं कि शुक्रवार को 1:30 बजे हाउस नहीं बैठेगा क्योंकि हमें नमाज पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ बजरंग दल के लोग कहेंगे मंगलवार को हाउस नहीं होगा। उठा था सवाल इस तरह। क्या सदन इसलिए बना हुआ है? क्या इस बात के लिए हम लोग अपने को गौरवान्वित मानते हैं और एक स्वर से आप उठ करके खड़े हो जाते हो? धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा करने की जरूरत है। परिभाषा बनी हुई है, उसको अपने मन में बटोरने की, सजोने की जरूरत है, उसको लगाने की जरूरत है। मत कीजिए छुआछूत राजनीति। कहेंगे हमसे बीजेपी वालों से कुछ नहीं करना है, हमको तो कोई नहीं पूछता। कि जितने प्रगतिशील लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से और जसवंत सिंह से रोज बात करते रहते हैं संसद कैसे चलानी है। अंदर संसद चलाने के लिए चर्चा चलाओगे संतोष मोहन देव, और बाहर उनको अछूत कहोगे, ये देश को बनाने का रास्ता नहीं। इस रास्ते को बदलो। धर्मनिरपेक्षता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके धार्मिक जज्बातों पर चोट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये संसद उसके लिए जगह नहीं है। अगर कहीं चोट होती है उसके खिलाफ, अभी हमारे कुछ मित्रों ने उस दिन बड़ा गुस्सा किया था, कहा था कि आपने कहा गोली चलाओ। मैंने कहा था सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, किसी धर्म के ऊपर अगर आक्षेप हो, और मैं केवल मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं कहता, अगर हिंदू धर्म पर भी कोई आक्षेप करे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रास्ते पर लाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए दमन की शक्तियों का इस्तेमाल करे। क्योंकि ये सरकार कोई अनाथालय नहीं है कि हर चीज में हम जा करके आपके पास प्रार्थना करें। अध्यक्ष महोदय, आज इन सवालों पर एक और बड़ी चर्चा इस देश में चल रही है, भ्रष्टाचार। और जो उठता है भ्रष्टाचार पर भाषण कर देता है। और भ्रष्टाचार में कहा जाता है दुनिया के 8 भ्रष्ट देशों में हम हैं। किसने कहा आपसे? इस देश में 95% लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं। 5% लोग हैं जो भ्रष्ट हो सकते हैं, उन्हीं को अवसर है भ्रष्ट होने के लिए। उसमें भी बहुत से ईमानदार लोग हैं। इस सदन में बहुत से सदस्य हैं जो ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करते हैं। मैं सरकारी कर्मचारियों को जानता हूं जो ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी चला रहे हैं। हमारी सीमाओं पर बैठे हुए फौज के हमारे भाई वो ईमानदारी के साथ अपने प्राणों की आहूति देने के लिए तैयार हैं। हमारे पुलिस के लोग चाहे बीएसएफ के हों चाहे सीआरपी के लोग हों, कितनी बलिदान की कहानी, कितनी गाथा उनके इतिहास में भरी पड़ी हुई। क्या ये लोग भ्रष्ट हैं? 5% के अलावा क्या यही 5% राष्ट्र है जिसमें बहुत से ईमानदार लोग हैं? 95% लोग इस देश के ईमानदार हैं। लेकिन जब हमारे राष्ट्रपति जी भाषण करते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के लिए सेल खोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत बातों को नहीं कहना चाहता, लेकिन मन में बड़ी पीड़ा होती है। 15 अगस्त को 11 बजे दिन में इंटरनेट के लोग हमारे पास आए, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं।
एक सवाल कुछ आज़ादी के बारे में वो किसी लड़के ने पूछा, दूसरा सवाल आपके प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट कहते हैं हिंदुस्तान एक भ्रष्ट देश है, आपको क्या कहना है। अमेरिका से सवाल हमसे पूछा गया। मैंने कहा ये लोग अपने आत्मविश्वास को खो दिए, ये लोग किसी हीन भावना से ग्रसित हैं। इस देश के 95% लोग ईमानदार हैं। मैं कहता हूं कि भारत दुनिया के सबसे ईमानदार देशों में है। ये 5% लोग राष्ट्र नहीं है अध्यक्ष महोदय, 95% लोग राष्ट्र हैं। और ये 5% लोग आजादी भी नहीं लाए थे, उसमें बड़ा सहयोग 95% उन गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, उन मेहनतकश लोगों का, उन नौजवानों का है जिन्होंने देश को आजाद। भ्रष्टाचार के मामले को लेके हम एक दूसरे की खींचातानी करेंगे, सारी परिधियों को लांघ जाएंगे और हमारे देश में कुछ लोग उच्च पदों पर बैठे हुए ये कहेंगे सारी संसद भ्रष्ट है, सारे राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं। एक राजनेता का परसों मैंने बयान पढ़ा, राजनीति से अब कुछ नहीं होने वाला है। सारे राजनीति शास्त्र के विद्वान सब कुछ सोच विचार करके ये हमारे सामने जनतंत्र की कल्पना रखे थे। अब नए विचारक पैदा हो रहे हैं, कोई ये नहीं बताता है राजनीति की जगह पर क्या किया जाए, इस संसद की जगह पर किसको लाया जाए। मैं अध्यक्ष महोदय आलोचना के लिए नहीं कहता हूँ, मेरी ये मान्यता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो कोई अपराधी होता है, अपराधी अपनी मौत का संदेश अपने साथ लेकर के आता है। कोई अपराधी ऐसा नहीं हुआ जो कानून के शिकंजे से 10 दिन, 15 दिन, 2 साल, 1 साल बाहर चला गया हो। लेकिन अपराध मिटाने के लिए जब सत्ता के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं तो इतिहास को बरसों के लिए या कभी कभी सदियों के लिए अंधेरे कोने में धकेल देते हैं। आज चाहे न्यायपालिका के लोग हों, चाहे हमारे समाचार पत्रों के लोग हों, उन्हें केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है। अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्र में 95% लोग उनके लिए जिंदा लोग नहीं हैं, उनके लिए कुर्बानी करने वाले वो लोग नहीं हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कायदे कानून बने हुए हैं। कहा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बड़े अभिन्न मित्र हैं, उनका एक बयान पढ़ा, मर्चेंट चैम्बर कॉमर्स में गए, कहे अगर आपसे कोई मंत्री घूस मांगे अपने ही मंत्रिमंडल के तो आप हमको खबर कीजिए। प्रधानमंत्री जी को इतना भी मालूम नहीं कि किसी उद्योगपति से कोई घूस मांगने नहीं जाता है। 2-4 उद्योगपति आपस में होड़ लगाए रहते हैं कि कौन अधिक घूस दे करके मंत्री महोदय को ठीक कर लेता। इसमें कौन किससे शिकायत करने जाएगा। वास्तविकताओं से दूर केवल अखबारों में शोहरत पाने के लिए अगर राज सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग काम करेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्टाचार मिटाओ, इसके लिए कानून बने हुए हैं, इसके लिए पुलिस एजेंसियां बनी हुई हैं। हमारे मित्र जसवंत सिंह से उस दिन मैंने कहा, बोफोर्स का कांड मैं इसलिए नहीं उठाना चाहता हूं, 1987 में उठा था, मैं संसद का उस समय सदस्य नहीं था। मुझसे अखबार के लोगों ने पूछा, मैंने कहा पुलिस इंस्पेक्टर का काम है। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार आई, उसमें भी मैंने यही बात कही। जब मैं सरकार में था, इस सदन में मैंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, पुलिस जांच कर रही है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी, अगर कोई मुकदमा बनेगा सजा होगी। जब नई सरकार नरसिम्हा राव की आई, फिर बोफोर्स, देवेगौड़ा की सरकार में वही बोफोर्स बराबर चलता रहा। एक दिन अध्यक्ष महोदय आपके ही अध्यक्षता में बड़ा शोर मचा, स्विट्जरलैंड से कागज आ गए, अब सब लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। बड़े उत्साह से जसवंत सिंह ने सवाल उठाया, दिन भर बहस चली। शाम को खलप जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, स्विट्जरलैंड से एक हमारे पास फैक्स मैसेज आई है, हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बीपी सिंह की सरकार में किया है, ये कागज केवल पुलिस अफसरों को दिए जाएंगे और अगर कोई चार्ज बनेगा तब कोर्ट को लिए जाएंगे। सारे सदन में चुप्पी। जब मैंने कहा, अखबारों में एडिटोरियल लिखे गए, उससे 10 दिन पहले एक दिल्ली के बड़े प्रमुख अखबार ने लिखा, भोंसले के बाबा ये कहते हैं पुलिस इंस्पेक्टर का जॉब है। आज वो नहीं समझते ये देश की जिंदगी और मौत का सवाल है। उस दिन जसवंत सिंह ने, मैंने कहा अब चुप आप लोग क्यों हो गए। 10 वर्ष पहले मैंने कहा था ये पुलिस का काम है, तब आलोचना की गई थी, और 10 वर्षों के बाद ये ज्ञान तब हुआ जब स्विट्जरलैंड की एक कोर्ट ने आपसे कह दिया। अब उसके बाद कोई अखबार में नहीं लिखता है, अब कोई संसद में इस सवाल को नहीं उठाता है। क्या हम लोग इतना भी नहीं आगे की सोच सकते? क्या इतनी भी जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम नहीं कर सकते? अध्यक्ष महोदय,
भ्रष्टाचार का भूत सर पर सवार है, लेकिन उस भूत को मिटाने का रास्ता रोज यहाँ पर बहस नहीं, मल्टीनेशनल की बात नहीं करते, वो तो ईमानदार लोग हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ गए हैं ईमानदारी का संदेश लेके गए हैं, हमारे देश में भी आए हैं। एक उद्योगपति ने कहा है हम अपनी लाभ का 5% चुनाव कोष के लिए इकट्ठा करेंगे और दूसरे लोगों से भी इकट्ठा करके देंगे। अटल जी कहते हैं चुनाव का खर्चा सरकार दे। आप चिंता मत कीजिए, अगर मल्टीनेशनल्स आ गए तो हम में से बहुत लोगों को उनके जरिए पैसा मिल जाएगा, सरकार को भी चिंता करने की जरूरत नहीं हो जाएगी, तब एक ईमानदारी का समाज बन जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे कहूँगा इन बुनियादी सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग सबको सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, जब हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं हमें प्रेशराइज किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब आप गुस्से में कहते हैं आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग ए स्पीकर, तो मेरे जैसे मानवी के मन पर एक धक्का लगता है। आप लोग अगर ये कहोगे लड़ाई के मैदान में बुरे दिन, अभी तो इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, अगर मान लीजिए बम के गोले यहाँ पर गिरने लगे, चाहे लोग खाने बिना मरने लगे, तो क्या हमारे राष्ट्र नेता ये कहेंगे हम तो बेहाल हैं, बेसहारा हैं? यदि कोई किसी इतने सम्मानित पद पर रहने में लज्जा का अनुभव करता है तो उसे उस पद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार हर व्यक्ति का है कि आज लज्जा के जगह पर रह करके राष्ट्र के नियंता का काम नहीं करना चाहिए। ये बातें कही जाती हैं, अखबारों में छपती है, इससे देश की इच्छा शक्ति टूटती है। मुझे आप लोगों से शिकायत नहीं, मुझे संसद सदस्यों से शिकायत नहीं। हम जो कुछ बोलते हैं उसका सीधा असर देश की मानस पर होता है, देश के जज्बातों पर होता है, देश की जनता पर होता है, इच्छा शक्ति पर होता है। कुछ इच्छा शक्ति को फिर से जगाने की जरूरत है। हमारे मित्र हैं मुरली मनोहर जी, रोज मल्टीनेशनल के खिलाफ बयान देते हैं, हमको भी कहते रहते हैं कुछ तुम भी करो, रोज सेमिनार करते हैं, लेकिन अपने मित्रों को नहीं समझा पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम लिबरलाइजेशन करेंगे जरा सोच समझ करके, थोड़े हिस्से में करेंगे, थोड़े हिस्से में नहीं करेंगे, जैसे इनकी इच्छा से लिबरलाइजेशन हो रहा है। मालूम होता है WTO का इन्होंने दस्तावेज ही नहीं पढ़ा, उसमें पूरा आज़ादी आपको है कि आप भूखों मरिए, पूरी आज़ादी उनको है कि आपका शोषण करें। सबको आज़ादी है, पैसे वाले को आज़ादी है दूसरे के पैसे को लूटने की, और बिना पैसे वालों को आज़ादी है उनके मोह माया में, उस जंजाल में फंस करके मृगमरीचिका में उनके पीछे दौड़े। अध्यक्ष महोदय, आज इस विकृति से इस समाज को, इस राजनीति को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी संसद सदस्यों के ऊपर है। अगर हम एक दूसरे की आलोचना करते रहे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम ये नहीं कहते हम एक हो जाएं, लेकिन 2-4 बुनियादी सवालों पर, लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हम एक राय से कोई कार्यक्रम नहीं बना सकते? 40 करोड़ निरक्षर लोग, 5 करोड़ हमारे लड़के और लड़कियां हाई स्कूल और MA पास सड़कों पर भटक रहे हैं, क्या उनको हम इस काम के लिए नहीं लगा सकते? हमारे 10 करोड़ ऐसे लोग जिनके बाहों में ताकत है फावड़ा चलाने की, और करोड़ों अरबों एकड़ जमीन ऐसी जो खेती के लायक बन सकती है, क्या उनको खेती के लिए नहीं बना सकते? आज इस दिशा में सोचिए, देश की जो शक्ति है उसको पहचानने के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात के लिए बधाई देता हूँ। जब आपने कहा था आप ये सदन बुला रहे हैं इस बात के लिए कि समस्याओं पर चर्चा हो, तो हम ये नहीं सोचे थे कि हम इसमें फिर वही पुराने गीत गाएंगे इस सदन से। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे, मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं पूरे समय तक यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा अनुरोध नेता विरोधी दल से है, नेता सदन से है, कि अगर इस सदन से हम कुछ ऐसा कर सकें कि कुछ बुनियादी सवालों पर हम एक होकर के देश के जनमत को एक करेंगे। जो इच्छा शक्ति महात्मा गांधी ने जगाई थी, उस इच्छा शक्ति को मिटने नहीं देंगे। एक बात हमेशा याद रखें, हम इतिहास के आखिरी आदमी नहीं हैं। हम असफल हो जाएंगे, ये देश असफल नहीं होगा, ये देश जिंदा रहेगा। इस देश को दुनिया की कोई ताकत तबाह नहीं कर सकती। ये असीम शक्ति जनता की हमारी शक्ति है, और उस शक्ति को अगर हम जगा सके तो ये सदन अपने कर्तव्य का पालन करेगा। धन्यवाद।